तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। ये स्टोरी है रॉयल फोनिक्स एकेडमी में पढ़ने वाले या इस एकेडमी से किसी भी तरह बिलोंग करने वाले 14 प्रिंसेस की, और इन सभी का एक ही गोल और ड्रीम होता है द लेजेंडरी प्रिंस बनना, जो कि सभी प्रिंसेस का प्रिंस रहता है। इस द थ्रोन ऑफ ग्लोरी को पाने के लिए ये सभी सुंदर, हैंडसम और डिफरेंट कैटेगरीज के प्रिंसेस के बीच में एक बैटल होने वाली है, और साथ में इन सभी प्रिंसेस को एक ही पुअर गर्ल से लव भी हो जाता है। तो चलिए स्टोरी में बिना देरी किए देखते हैं कि वो पुअर गर्ल किस प्रिंस की प्रिंसेस बनेगी। स्टोरी की फर्स्ट एपिसोड में सबसे पहले हमें सुजाको कानादे द प्रिंस ऑफ सेलिब्रिटी को दिखाया जाता है, जिसकी पैलेस वापसी पर इसका शानदार वेलकम सुबह शाम किया जाता है। सुजाको कानादे सुजाको ट्रिलियन जेन मलकियत ग्रुप का फिलहाल अकलौता वारिस रहता है। कानादे सभी प्रिंसेस में से सबसे ज्यादा रिच, सुंदर, हैंडसम, दयालु और कॉलेज गर्ल्स का ड्रीम बॉय रहता है। वो बहुत ही नफीस और सबके सब लोगों से बहुत धीरे से बात करने वाला एक जेंटल प्रिंस होता है। सुजाको कानादे के साथ इसके स्टाफ में से इसके 2 मिनिस्टर्स काफी ज्यादा फेमस रहते हैं, जो कि इसके राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं। इनमें से राइट हैंड और फर्स्ट मिनिस्टर, जिसे सभी लोग द ग्लास ऑफ प्रिंसेस के नाम से बुलाते हैं, और इसका रियल नाम सचिरो कौन रहता है, और ये भी सुजाको कानादे के साथ द रॉयल फोनिक्स एकेडमी में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और द ग्लासेस प्रिंस के नाम से फेमस रहता है। और ये अपने चाइल्डहुड से ही सुजाको कानादे के साथ इसका राइट हैंड बनकर काम कर रहा होता है। और दूसरे नंबर पर आता है सेकंड मिनिस्टर और सुजाको कानादे का लेफ्ट हैंड, जिसे सभी लोग द रेवोल्यूशनरी प्रिंस के नाम से जानते हैं, जिसका रियल नाम जैन कबुरागी होता है, पर हम इसे इस स्टोरी में द रेवोल्यूशनरी प्रिंस के नाम से ही जानेंगे। और इसे सुजाको कानादे की टीम को ज्वाइन किए 1 साल का अरसा बीता है, और वो सुजाको के सभी स्टाफ में से फर्स्ट मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा लॉयल होता है। तभी तो जल्दी तरक्की करके सेकंड मिनिस्टर की पोजीशन को पा लेता है। और अब इसकी नजरें कानाडा के फर्स्ट मिनिस्टर मतलब कि ग्लासेस प्रिंस की पोजीशन पर लगी हुई हैं। वो कानाडा के और करीब जाना चाहता है। सुजाको कानाडा अपने दिन भर के सभी काम करने के बाद अपने रॉयल पैलेस में पधारता है, जहाँ सभी स्टाफ इसको वेलकम करते हैं, और इन्हीं में से इसके स्टाफ में आई न्यू मेंबर के इसको देखकर तो होश उड़ जाते हैं। तो कानाडा इसके पास जाकर इसका झाड़ू इसको पकड़ा देता है कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, क्या करूं मैं, सुंदर ही इतना हूँ कि सभी के दिल इधर उधर अगल बगल में सेकंड पर फिसलते रहते हैं। और बाहर के सभी स्टाफ का वेलकम लेने के बाद जैसे ही सुजाको कानाडा अंदर पधारता है, तो आगे जाकर इसके स्टाफ की एक और मेंबर, जिसके दिल फिसलने के बजाय वो तो खुद सारी की सारी ही सुंदर और हैंडसम कानाडा को देखकर पूरी की पूरी ही लुढ़क जाती है। और इसके सभी स्टाफ के रोकने के बाद भी कानाडा इसको खुद किसी फूल के जैसे नर्म नाजुक हाथों में उठाकर इसके बेड तक छोड़कर अपनी इस दुनिया से गुजर गई मॉम की पिक्चर के पास आता है। वो अपनी मॉम की पिक्चर के सामने आकर ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो जीवित है और इसको सुन देख रही है। वो अपनी सभी की सभी बातें अपनी मॉम से शेयर किया करता है, और अभी इनको अपने पैलेस लौटने की खबर देते हुए इसको इसके डैड डोंग सामा के इसको काल पर होने का बताया जाता है। तो अपने डैड से बात करते हुए वो इसको एक टास्क असाइन करते हैं कि इसके डैड को इनकी हाई स्कूल फर्स्ट लवर मारिको के बारे में सर्च करने पर इसके इस दुनिया से गुजर जाने का पता चला है, और ये कि इसका हस्बैंड शराबी, जुआरी और सभी बुरे कामों में इन्वॉल्व था। वो अपनी फैमिली की बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, और मारिको काफी बुरे हालात में जी रही थी। और मारिको की एक बेटी नारोसे कानो भी है, जो कि अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद और अपने डैड के डिसअपियर होने के बाद से अपने चाइल्डहुड से लेकर आज तक काफी मुश्किल समय बिता रही है, और उसके डैड ने तो इसको मुड़कर पूछा भी नहीं है। और इसके डैड मिस्टर डोंग सामा कानाडा को नारोसे कानो की पूरी इंफॉर्मेशन मतलब घर, स्कूल का एड्रेस वगैरह सभी कुछ बताकर, और इसको ये भी बताते हैं कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है, और इसके डिसअपियर हो जाने वाले डैड के पीछे छोड़ गए इसके सभी डेट्स को पे करने के लिए अभी तक डिफरेंट तरह की जॉब्स करके उनके सभी कर्जे चुका रही है। और इसके बारे में सभी कुछ बताकर बोलते हैं। तो अब कानाडा को पर्सनली जाकर तो कानो से अपने फादर के लिए मिलकर इसके हालात का अपने फादर को सही बताना होगा कि सच में वो ऐसे ही हालात में जी रही है या नहीं, क्योंकि इसके डैडी कानो की हेल्प करना चाहते थे। पर कानाडा जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होता है, तो इस स्टोरी को सुनकर इमोशनल हो जाता है, और फिर कानो को मिलने इसके स्कूल में पहुंच
पहुंच जाता है, और जहां पर इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, क्या गर्ल्स और क्या ही बॉयज, सभी के सभी कनाडा की गाड़ी को देखकर इम्प्रेस नजर आ रहे थे कि गर्ल्स तो अंदर से द सेलिब्रिटी प्रिंस और इसके ऊपर रॉयल फॉक्स एकेडमी के यूनिफॉर्म पर मरमिटी नजर आ रही थी। वो सब के सब इन 3 हैंडसम प्रिंसेस को इस स्कूल में देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कनाडा ने अभी अपने फर्स्ट और सेकंड मिनिस्टर को अपने यहाँ साइबेरियन एकेडमी में आने की वजह नहीं बताई थी, तो इनके पूछने पर जब बताता है कि वो यहाँ पर नरोसे कानो नामी गर्ल को देखने और मिलने आया है, जो कि इसके फादर की फर्स्ट लवर की बेटी है, तो इन दोनों का तो सुनकर मुंह खुले का खुला रह जाता है कि है प्रिंस और एक कन्या के पीछे। पर इसके फादर की लवर वाली बात सुनकर फर्स्ट मिनिस्टर मतलब कि द ग्लासेस प्रिंस को लगता है कि अच्छा तो वाह, कनाडा अपने डैड के जैसा बहुत ही दयालु और काइंड हार्टेड है, तभी तो वो यहाँ पर एक पुअर गर्ल की हेल्प करने के लिए आया होगा। पर कनाडा इसकी बात सुनकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, चलो काइंड हार्टेड तो मैं अपने फादर के जैसा हूँ, इस बात को मान लेते हैं, पर मेरे फादर में एक प्रॉब्लम है कि इनके अंदर एक ही औरत का बनकर और इसके साथ रहने वाली शक्ति नहीं है। और अभी इसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही इसी समय वहाँ पर 3 गर्ल्स भी इनको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में इनके पास आकर इनकी यूनिफॉर्म, एकेडमी और खुद इनकी सुंदरता को लेकर इनके सामने डिस्कस किए जा रही होती हैं कि तभी द रेवोल्यूशनरी प्रिंस इनके पास जाकर इनसे नारोसे कानो के बारे में पूछता है कि ये वाली इस नाम की मखलूक यहाँ पर कहाँ पर अवेलेबल होगी। तो वो तीनों इनको एक साइड पर इशारा करके बोलती हैं कि ये वाली मखलूक आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। और वो इन तीनों की हेल्प करने पर और इनको बताने पर इन सभी को थैंक्स बोलकर इन बिचारियों के दिलों पर बिजलियाँ गिराते तो वहाँ से नारोसे कानो को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। और चलते हुए कनाडा इन दोनों को इसकी और कानो की मुलाकात के समय वीडियो बनाने का बोलता है ताकि वो अपने डैड को प्रूफ के तौर पर दिखा सके। तभी इनके बातें करते इनको सामने स्कूल यूनिफॉर्म में किसी प्रिंसेस के जैसे एक गर्ल ऊंचा ऊंचा बोलती दिखती है। एक प्रिंस को हमेशा जेंटल और दयालु होना चाहिए और इसके फेस पर हमेशा हर वक्त स्माइल होनी चाहिए। और इनके वहाँ पर रुकते ही बोलती है यू आर माई लवली प्रिंस, यू आर माई डियर प्रिंस, जिसे देख और सुनकर कनाडा को लगता है कि इस गर्ल के लफ्जों ने इसको जकड़ कर अपने साथ बांध कर रख दिया हो। और इसको गर्ल के वो वर्ड सुनकर लगता है कि ये सब जैसे वो इसी के लिए ही बोले जा रही हो, आसमान से उतरी हुई कोई परी है इसके लिए, मतलब कि मानो कनाडा को फर्स्ट साइट लव हो गया हो जैसे। पर तभी इनके पास सीन कट करवा कर आता डायरेक्टर बोलता है कि भाई लोग तुम कहाँ से बीच में टपक पड़े हो यार, साइड मारो, दिख नहीं रहा, शूटिंग को तो कंप्लीट करने दो। कनाडा तो अभी तक सपनों में खोया हुआ था, तो इसके साथ खड़ा फर्स्ट मिनिस्टर हिम्मत करके तो डायरेक्टर से कानों के बारे में पूछता है कि वो यहाँ पर कहाँ मिलेगी। तो वो इनको बोलता है कि भाई लोग वही सामने वाली एक ही गर्ल तो है जिसकी शूटिंग चल रही है। और कानों की एक्टिंग को देखते समय कनाडा तो एक पल के लिए भी अपनी पलकों को हिलाना जुलाना झपकाना यहाँ वहाँ मटकाना भी भूल जाता है कि कहीं इसका ये ड्रीम टूट न जाए। वो नारोसे कानों के वर्ड्स में खोकर रह गया था और वो दोबारा से इनके सामने एक्टिंग करते हुए बोले जा रही थी मैं अपनी पूरी लाइफ अपने प्रिंस पर कुर्बान कर दूंगी, हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसी की बनकर रहूंगी और इसी को लव करूंगी। तो कनाडा इसकी लाइंस को सुनकर बोलता है कि तुम ही वही हो जिसका मुझे सदियों से इंतजार था और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरी रानी। और फिर इसकी शूटिंग फिनिश होने के बाद कनाडा छुप छुप कर कानों को देखे जा रहा होता है क्योंकि अभी अपने जोर जोर से धड़कते दिल के साथ इसको फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। आखिर बेचारे को फर्स्ट साइड लव जो हो गया था और इसके दोनों मिनिस्टर्स बेचारे इसको संभालते हैं कि ये प्रिंस वाला चाल चलन नहीं लगता है, ये तो किसी गुंडे मवाली का स्टाइल है, तुम जाकर कार में वेट करो, हम इससे बात करते हैं। पर वो इन दोनों को दोबारा से चुप्पी करवा देता है कि इसमें जो मजा आ रहा है ना भाई लोग, वो भला प्रिंस वाले स्टाइल में कहाँ है। और दोबारा से कानों को चेज करने लगते हैं और इसके पीछे पीछे इसकी हर जॉब वाली जगह तक पहुँच जाते हैं और मक्खियों की जैसे खिड़की से झांक झांक कर इसको तके जा रहे होते हैं। और फिर पैलेस में भी वापस आकर कनाडा का तो कानों की प्रिंस वाली वीडियो देख देख कर मन ही नहीं भर रहा होता है। कनाडा के सेकंड मिनिस्टर यानी कि द रेवोल्यूशनरी प्रिंस को तो कनाडा के लव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर द ग्लासेस प्रिंस को इसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर दिखती है। तो वो इसको समझाने लगता है कि एक ऑर्डिनरी गर्ल भला किसी प्रिंस की रानी कैसे बन सकती है। तो कनाडा इसको बोलता है कि उसे ऑर्डिनरी मत बोलो, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो वो आगे से पूछता है इसमें खास क्या है। तो कनाडा इसको बोलता है मेरे को लगता है वो मेरी मॉम का अवतार है, मानो जैसे मेरी मॉम दूसरा जन्म लेकर आई हो इस दुनिया में। तो
तो इनको बोलता है कि सचमुच में देख लेना वो मेरी किस्मत में लिखी है, और मॉम के सामने जाकर बोलता है कि मॉम मैंने अपने वाली को आखिरकार ढूंढ लिया है। ग्लासेस प्रिंस को लग रहा होता है कि कनाडे का ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन है और कुछ भी नहीं, ये फैंटेसी वर्ल्ड थोड़ी ना है। तो द रेवोल्यूशनरी प्रिंस इससे कनाडे की मॉम की पिक्चर और इसकी अपनी मॉम से बॉन्ड के बारे में पूछने लगता है कि हर बात वो इनसे सबसे पहले जाकर क्यों करता है। तो वो इसको कनाडे की स्टोरी बताने लगता है कि इसको इसकी मॉम ने ही पाल कर अकेले इसके फादर से दूर दूर एक आइडियल प्रिंस की तरह बड़ा किया है। इसके फादर डोंग साम औरतों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि इनके पास जितनी भी औरतें हों वो सभी की सभी इन पर कम ही रहती हैं। इनके दिल में एक न्यू औरत के लिए हमेशा ही जगह खाली रहती है और वो सभी को बोलते हैं तू भी आ जा, तू भी आ जाते, तुसी भी आ जाओ। इवन कि उन्होंने कनाडे की मॉम को इनकी आंखों के सामने कितनी बार चीट करके तकलीफ पहुंचाई। इवन कि वो प्रेग्नेंट भी थी तब भी वो इसको तकलीफ दिया करते थे। तो कनाडे की मॉम ने डिसाइड किया होता है कि वो उसको उसके डैड के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे, जिसमें विमेंस को लेकर बिल्कुल भी पेशेंस ना हो, जो विमेंस की रिस्पेक्ट करना ही ना जानता हो। वो कनाडे को ऐसा बनाएंगी जिसकी वजह से कभी किसी गर्ल की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वो एक जेंटल प्रिंस होगा जिसके साथ सभी गर्ल्स खुद को सेफ फील करेंगी। वो इसको एक जेंटल और एलिगेंट प्रिंस बनाने के लिए इसकी एक एक बात पर खूब ध्यान दिया करती थी और वो इसको बताती थी कि कभी भी एक प्रिंस को अपने जेंटल मैनर्स को किसी भी सूरत में भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा लेडीज फर्स्ट होनी चाहिए हर जगह, और इसके अंदर गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। और जैसे जैसे वो कनाडे को बनाना चाहती थी वो बिल्कुल वैसा ही काइंड हार्टेड, जेंटल, लेडीज को रिस्पेक्ट करने वाला, हमेशा मुस्कुराते रहने वाला और एक ही गर्ल के साथ सिंसियर रहने वाला प्रिंस बना था। और इसकी मॉम काफी ज्यादा सीरियस इलनेस की वजह से इसके प्राइमरी स्कूल डेज में ही इस दुनिया से गुजर जाती हैं। तो उन्होंने अपने गुजर जाते हुए कनाडे के साथ अपनी विशेष को शेयर किया होता है और इसके साथ एक प्रॉमिस लेकर इसको एक एग्रीमेंट हैंड ओवर करती हैं, जिसमें सबसे पहला एग्रीमेंट ये होता है कि कनाडे पहली लड़की से ही लव करके इससे शादी कर लेगा, और दूसरा एग्रीमेंट यही होता है कि कनाडे की वजह से कभी किसी गर्ल की आंखों में आंसू न आने पाए और वो एक जेंटल प्रिंस होना चाहिए। और तीसरा एग्रीमेंट होता है कि कनाडे की रानी ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ इससे लव करेगी और अपनी लाइफ इस पर कुर्बान कर देगी। और कनाडे को तो ये सभी की सभी बातें कानों की इसी एक्टिंग में दिखी और सुनने को मिली थी। बिल्कुल इसकी मॉम के जैसे सेम टू सेम डिट्टो कॉपी वर्ड्स थे, जिसकी वजह से सुनकर इसके कानों को देखकर इसके दिल में टन टन वाली घंटियां बजना शुरू हो गई थी। द रेवोल्यूशनरी प्रिंस को समझ में नहीं आ रही थी कि ग्लासेस प्रिंस को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कानों से। वो इसके सामने बोले जा रहा था मैं कानों के बारे में बहुत अच्छे से सर्च करता हूँ, आखिर वो कौन है, कैसी है, रानी बनने के लायक भी है या नहीं। और सेकंड मिनिस्टर को बोलता है कि कनाडे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ एक्टिंग थी जिसको पैसे लेकर वो कर रही थी। और फिर कानों के बारे में सर्च करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और वापस आकर कनाडे को बताता है कि वो तो गरीब से भी नीचे गरीब तरीन लड़की है जो एक एक रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। वो सिर्फ इसकी एक्टिंग थी, डिफरेंट होटल्स में काम करती है और तुमने क्या इसके फेस पर दोबारा से स्माइल देखी थी। तो कनाडे बोलता है मुझे मेरे फादर ने ऑलरेडी बता रखा है इस सब के बारे में। ओह बेचारी मेरी गरीब रानी कितनी मेहनत करती है। तो पास खड़ा प्रिंस ऑफ रेवोल्यूशनरी सुनकर बोलता है बिल्कुल सिंड्रेला के जैसी है आपकी रानी। तो ग्लासेस प्रिंस तो मानो जैसे आज कनाडे का मन कानों की तरफ से जैसे खट्टा करके ही दम लेने वाला था। बोलता है मैंने सबसे पूछा है इसके चेहरे पर कभी किसी ने स्माइल नहीं देखी है और न ही वो कोई जेंटल पर्सन है जैसी वीडियो में दिख रही थी। और वो हर कोशिश करता है कि देखो कनाडे कल जो वो रेस्टोरेंट पर मुस्कुरा रही थी ना कस्टमर के सामने, वो सिर्फ उसकी सैलरी के लिए था और जो कुछ उसने वीडियो में बोला था वो वर्ड्स इसके खुद के नहीं थे बल्कि स्क्रिप्ट राइटर के लिखे हुए थे। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और बाय चांस तुम्हारी मॉम के वर्ड्स की डिटो कॉपी निकले, इसमें कानों का तो कोई कमाल नहीं है। मुझे तो वो तुम्हारी कुंडली में नहीं दिख रही है, वो तुम्हारी गुड लक नहीं बल्कि मुझे बैड लक लग रही है। पर अभी भी समय है बेटा, इस इश्क आशिकी से जरा बाज आ जा। पर कनाडे तो हवाओं में उड़ रहा था, बोलता है कि जो भी हो, पर उसने वो सब कुछ मेरे सामने बोला जब मैंने इसको पहली बार देखा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से गार्ड के साथ मिलकर मेरी मॉम ने मेरे लिए सब कुछ प्लान करके भेजा है। ये बिल्कुल एक चमत्कार के जैसे है। और द रेवोल्यूशनरी प्रिंस को ग्लासेस प्रिंस के ऊपर कुछ थोड़ा शक हो रहा था कि इस बंदे की दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मेरे को। आखिर ये कनाडे को इस सब को फैंटेसी मनवाने पर
पर क्यों तुला हुआ है और क्यों कनाडे का कानों की तरफ से दिल खट्टा करने पर लगा हुआ है। और कनाडे भी कहाँ मानकर देने वाला था, बोलता है वो मेरी डेस्टिनी है, मैं तो अभी इससे मिलने चला। और हवा में उड़ता हुआ वो तो साइबेरियन स्कूल के बाहर पहुंचकर इसका वेट करने लगता है। और जब इसको स्कूल में आता देखता है तो उसको देखकर आखिर इसके बेचैन दिल को करार मिलता है। और वो भी इनको वहाँ पर वेट करते देखकर इग्नोर मारकर वहाँ से जाने वाली करने लगती है। तो वो इसके पीछे भागकर जाते हुए इसका नाम लेकर उसको रोक लेता है और हैप्पीली क्यूट सा इसको अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि मुझे तुमसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है, तुम ये नहीं जान सकती हो, मैं बेसब्री से तुमसे मिलने के लिए इस दिन का वेट कर रहा था। और वो बेचारी प्रिंस को इससे ये सब कहते सुनकर हैरान थी और एक तरह से सही भी था। कहाँ वो और कहाँ एक प्रिंस, मतलब कि इमेजिन करना भी बेवकूफी ही लगता है। पर वो इसको अपने नीज डाउन करके प्रपोज कर देता है कि क्या मेरी रानी बनोगी। और ये सब सुनकर तो पूरा स्कूल पीछे से शाउटिंग किए जा रहा होता है। और वो अपने गालों पर चुटकी काटती है कि सचमुच में मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कहीं पर। इतने क्यूट प्रिंस को सीधा इनकार करने के बजाय बोलती है वो मैं नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, सॉरी मैं कानो नहीं हूँ। और वहाँ से चली जाती है। और वो इसके पीछे पीछे इसको पूरी स्टोरी बताते हुए बोलता है कि इसे अच्छे से पता है वो तुम ही हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कल से फॉलो कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे फादर ने तुम्हारे बारे में एक एक बात मुझे बता रखी है। और मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे लग रहा है कि गॉड ने तुम्हें खास मेरे लिए ही बनाकर इस दुनिया में भेजा है। सचमुच में अगर तुम मेरे मन से पूछो तो यू आर माई डेस्टिनी। और वो सुनकर पूछती है कि कैसी डेस्टिनी। और वो इसकी पूछने पर बेचारा हैप्पी होकर बोलता है तुमसे मिलना मुझे लगता है कि गॉड ने मेरी किस्मत में लिखा है। तो वो सुनकर इसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम फैंटेसी वर्ल्ड की बातें कर रहे हो, ये सब तो फेरी टेल्स में होता है। और इस बेचारे की सीधी ही कॉलर जाकर खींचकर बोलती है अपनी इस फैंटेसी वर्ल्ड में मुझे मत घसीटो तो ज्यादा अच्छा होगा। और बेचारे क्यूट हैंडसम से प्रिंस को ऊपर से धक्का भी मार देती है और जाते हुए बोलती है तुम एक बास्टर्ड प्रिंस हो। और इस बेचारे के तो वहमो गुमान में भी ये वाला सीन नहीं था कि इतने नाइस बंदे को भी कोई ऐसे ट्रीट करेगा कि ये हाल मेरा होना है। सचमुच में बेचारे के साथ ज्यादती तो कर जाती है। और वो भी अपनी दरगत बनते देखकर फौरन से ड्रीम से बाहर निकलते हुए बोलता है हाँ मैं गलत था, सचमुच में इतनी रूड लड़ाकू बदतमीज मेरी प्रिंसेस नहीं हो सकती है। और दूसरी तरफ इसी साइबेरियन स्कूल के चेयरमैन जो कि काफी नमूना किस्म के मालूम हो रहे थे, जिसका नाम जीसो जी होता है, इसको इसका सेक्रेटरी बाहर इनके स्कूल में आए सुजाको ग्रुप और रॉयल फोनिक्स के प्रिंस का जब बताता है तो वो जो पूरे का पूरा नमूना दिख रहा था बोलता है कि सचमुच का प्रिंस है ये, तो अब तो बहुत मजा आने वाला है। और कनाडे बेचारा अपनी इतनी जबरदस्त किस्म की दुर्गत बनने के बाद अपने दोनों मिनिस्टर्स के साथ बहुत ही सैड होकर वापस जा रहा होता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बाकी की स्टोरी देखने के लिए तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल के साथ साथ मेरे सेकंड चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी सपोर्ट शो करें। तो उस चैनल पर भी मैं आपके लिए बहुत ही मजे की और डिफरेंट स्टोरीज लेकर आ रही हूँ। तो गाइस यार प्लीज सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो चैनल्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ये काम बिल्कुल फ्री है। आप लोग स्टोरी तो देख लेते हो पर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ये काम तो बिल्कुल फ्री में है, आपका इस पर ना तो कोई मनी लगनी है और ना ही टाइम वेस्ट होगा। तो ज्यादा इंतजार न करते हुए तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।